दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार और दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शूद्र का ये दूसरा भाग, जो कि पहले भाग का कुछ अंश मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सब सुनकर गौरा के मुंह से बोल न फूटे। वो सोचने लगी कि वो अब क्या करेगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव, सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करे बहन। स्त्री बोली, अब ये तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम चलेगा। ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। कहानी का दूसरा भाग। गौरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के तीसरे साल में उसके पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों के साथ वो किसी तरह जी रही थी कि एक रोज पापी बुढ़ा वेश बदलकर भिक्षा मांगने आया। उसने सन्यासी का रूप धारण किया हुआ था। मैं उसके जाल में फंस गई और इसके साथ चल दी। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर भी नहीं लौट सकती थी। अब बुढ़ा मुझे यहां ले आया और जहाज पर छोड़ गया है। स्त्री की बातें सुनकर गौरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो बिल्कुल मौन हो गई थी। मंगरू से मिलन का सपना एक झटके में टूट गया था। गौरा को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। मैं और तुम दोनों अब साथ में ही रहेंगे। स्त्री कुछ नहीं बोली। दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। अब गौरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पांव नीचे रखा वो चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वो जड़ बन गई। न कुछ बोल पा रही थी, न ही पीछे से आवाज दे रहे यात्रियों की बात सुन रही थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक सी गई हो। गौरा के सामने वो दृश्य था जिसकी उम्मीद उसने बहुत पहले छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका मंगरू था। गौरा इस क्षण 7वें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। मंगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरा ने प्रतिक्रिया नहीं दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गौरा को कोहनी मारी। गौरा लड़खड़ा गई। मंगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो? गौरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही तो वो है जिनसे मिलने के लिए मैं घर से निकली हूं। स्त्री बोली, अच्छा तो ये तुम्हारे पति हैं। अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी, मुझे भूल जाओगे। गौरा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया है। मंगरू इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वो यात्रियों से जानकारियां जुटाने में व्यस्त था। गौरा कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और गौरा के पास में आया। मंगरू बोला, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आई हो? गौरा मंद मंद मुस्काई और बोली, गौरा नाम है हमारा, मदनपुर बनारस से आए हैं। मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहां कैसे आई हो? गौरा ने उसके आंसू पोंछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलावा भेजा था, सो मैं आ गई। मंगरू को समझ नहीं आया कि गौरा ये क्या कह रही है। उसने बोला, मैंने कब बुलावा भेजा? भला मैं तो पिछले 7 सालों से यहां कैद हूं, चाहकर भी घर नहीं जा सका। गौरा घबरा कर बोली, तुमने बुड्ढे को नहीं भेजा था मुझे लाने के लिए? मंगरू बोला, बिल्कुल भी नहीं। गौरा का मन छोटा हो गया। उसने इस जवाब की आशा नहीं की थी। गौरा गुस्से में बोली, मैं कल ही यहां से चली जाऊंगी। मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना है। मंगरू बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं बन सकती हो गौरा। तुम सती हो, देवी हो। जिस बुढ़े आदमी ने तुमको बहकाया है उसी ने मुझे यहां भेजा है। आओ मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर चलो, वहां आराम करने, फिर आगे बातें करेंगे। ये स्त्री कौन है तुम्हारे साथ में?
गौरा बोली, ये मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली है। इसका या कोई नहीं है तो ये मेरे साथ में ही रहेगी। मंगरू मान गया। तीनों लोग पैदल पैदल चल दिए। तभी सामने से दो लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से ये दोनों औरतें हमारी। मंगरू चिल्ला कर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख तक न डालना। दोनों आदमी ठहाके लगाकर हंस पड़े। मंगरू का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू चिल्लाया, छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। मंगरू, गौरा और उसके सखी आगे बढ़ गए। मंगरू बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी औरतों के लिए अच्छी नहीं है। अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे पर रहेगी। मंगरू ने हाथ जोड़ लिए, बोला, साहब ये मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए साहब, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गौरा की ओर इशारा कर उसने कहा, इसको हमारी कोठी पर भेज दो। मंगरू कांप गया और ना में सिर हिलाने लगा। लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे। सभी गौरा और सखी को गंदी नजरों से घूर रहे थे। किसी तरह नजर बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठा रहा। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसती तो मंगरू दरवाजे पर बैठा रखवाली करता रहा। किसी तरह रात बीती। अगले रोज दिन किसी तरह कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगरू निकला तो देखा सामने सिपाही खड़ा है। सिपाही बोला, चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। मंगरू बोला, भाई तुम हमारे देश के आदमी हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो। जाओ साहब को कह दो कि मंगरू घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा, वो बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तुम साथ चलो। मंगरू के पास कोई चारा नहीं था। वो सिपाही के साथ निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वो औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लेकर आए? मंगरू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, वो मेरी पत्नी है साहब। साहब बोला, वो दूसरी कौन थी फिर? मंगरू बोला, मालिक वो मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते, तुम उन दोनों में से किसी एक औरत को लेकर आओ, जाओ जल्दी। मंगरू साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा। लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मंगरू कोड़े खाने को तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने न आव सोचा न ताव। हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। मंगरू की चीख निकल गई। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वो अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। इधर गौरा और सखी कमरे में बैठे मंगरू की बाट देख रही थी। उन्हें क्या पता कि मंगरू पर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। यह मंगरू की आवाज थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज सुनकर उससे रहा नहीं गया तो आवाज के पीछे दौड़ गई। फाटक खुला था। गौरा बोली, कोई है, कोई है, आवाज देने लगी, लेकिन जवाब नहीं मिला तो वो अंदर जा पहुंची। सामने मंगरू खुले बदन लहूलुहान हुए खड़ा था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसाए जा रहा था। गौरा से यह सहन नहीं हुआ। वो दौड़कर मंगरू से लिपट गई और बोली, इनके बदले में जितना चाहो मुझे मार लो साहब, पर इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर बोला, तुम यहां मेरे पास में रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी, कुछ नहीं बोली। वही मंगरू दर्द से कहरा रहा था। जिस साथ के लिए वो ये सब कर रहा था, उसकी आंखों के सामने वो उससे छूट रहा था।
गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अंग्रेज बात को मान गया। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद किया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। गौरा भी उसके साथ में थी। इलाज के दौरान गौरा एक क्षण के लिए मंगरू के सामने से नहीं हटी। 4 दिनों के इलाज के बाद मंगरू ने आंखें खोली। तय शर्त के मुताबिक अब गौरा को मंगरू का साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था। यह उसे मंजूर नहीं था। ऐसे में उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गौरा जाकर उसमें कूद पड़ी। आनंद फानंद में एक अस्पताल का कर्मचारी दौड़ा मंगरू के पास आया और गौरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मंगरू दौड़कर नदी के सामने पहुंचा, आंखें बंद करी और छलांग मार दी। जीते जी कभी साथ नहीं रह पाए। अब वो दोनों परलोक की यात्रा में साथ जा रहे थे। दोस्तों, शुद्र कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पीछे यदि आपकी नीयत नेक होती है तो नियति आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी शूद्र। आप सबसे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।